Hello everyone. This is the ninth video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ये इस चैप्टर का नाइन्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले का पार्ट हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो बना रहे। और इस वीडियो में हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बिगनिंग से स्टडी करेंगे, तो आप जब ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको डीएनए रिप्लिकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है एग्जैक्टली, मतलब डीएनए रिप्लिकेशन हम किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जनरली जो सेल्स होती हैं, सेल्स एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, इस तरीके से डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो भी डुप्लीकेट करते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर जो आपका सेल साइकिल, अगर आपने देखा होगा सेल साइकिल को, तो सेल साइकिल में आपके चार फेस होती हैं, G1, S, G2 एंड M। ठीक है, G1, S, G2 एंड M। तो जो M फेस होती है, इस M फेस, ये सॉरी S फेस जो होती है, इस S फेज में इसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और सिंथेसिस फेस में क्या होता है कि जो इसका डीएनए कंटेंट होता है, जो क्रोमोसोमल कंटेंट होता है, वो डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, इसमें डुप्लीकेशन होता है। देन इसके बाद जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। तो दैट मीन्स कि जो ये डीएनए कंटेंट है जो डबल होता है, इसका मतलब है कि डीएनए को भी डबल होना पड़ता है। दैट मीन्स माइटोसिस डिवीजन में जो डीएनए होगा वो एक से दो जो है डुप्लीकेट होगा, तो उसी को बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए आपको पता है कि जैसा हमने देखा था कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल होता है, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कॉइल होते हैं। अब रिप्लिकेशन का मतलब है कि इसी के तरह के दो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो जाएं, मतलब एक और दो, इस तरीके का अगर दो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द डीएनए रिप्लिकेशन, इसे बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। अब एक डीएनए से दो डीएनए का तैयार होना, ये होता है डीएनए रिप्लिकेशन। अब एग्जैक्टली अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि उसमें एक स्ट्रैंड तो ओल्ड रहता है और एक स्ट्रैंड जो होता है उसके ऊपर न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो एग्जैक्टली डीएनए तो एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है, तो उस पूरा का पूरा डीएनए इस तरीके से ओपन हो करके उस उन स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यू डीएनए सिंथेसाइज होना पॉसिबल नहीं है कि एक बार में हो जाए। इसलिए डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो एक कई जगह पे स्टार्ट होता है एक साथ, और बाद में फिर वो पूरी तरीके से रिप्लिकेट हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं जिससे हमें डीएनए रिप्लिकेशन समझ में आए। पहला टर्म है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दैट इज ओराई। ओराई डीएनए पे वो, डीएनए की वो प्लेस होती है जहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे ये आपका जो रिप्लिकेशन फॉर्क है, जहाँ पे रिप्लिकेशन फॉर्क बनेगा वहीं पे ओराई होगा, और वहीं से रिप्लिकेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है ये, जहाँ पे रिप्लिकेशन डीएनए का स्टार्ट होगा। अब रिप्लिकेशन फॉर क्या है, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाई शेप्ड ओपनिंग होती है डीएनए हेलिक्स की, और जहाँ पे भी ये वाई शेप्ड ओपनिंग हुई वहीं से ही जो न्यू स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होना शुरू होंगे। अब यहाँ पे देखिए, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स सिंस टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। मतलब अगर कोई बहुत लंबा डीएनए है, जैसे मान लीजिए अब ये डीएनए हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे डीएनए बहुत लंबा डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए एग्जैक्टली अगर मान लो रिप्लिकेट होना है और ये बहुत लंबा डीएनए, तो इसमें क्या होगा, अब एक तरीके से अनवाइंडिंग हो सकती है कि यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट हो और पूरा डीएनए एक साथ, पूरा दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से अलग हो जाए, उसके ऊपर न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो, पर वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर उस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो डीएनए की अनवाइंडिंग और वाइंडिंग है वो जो कि डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली डीएनए का, अब इतना बड़ा डीएनए और लिमिटेड टाइम में रिप्लिकेट करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, जैसे डीएनए इसमें कई जगह पे, जैसे ये ओपनिंग हो गई, थोड़ी देर फिर ओपनिंग हो गई, फिर थोड़ी ओपनिंग हो गई। अगर दूसरा स्टैंड देखें तो इस तरीके से ये ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई और ये ओपनिंग हो गई। तो आप अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, आपको एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे आपको वाई तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वाई कैसे दिख रहा है, आप एक ये और और ये वाई है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे वाले में ये मतलब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं,
जैसे 2 स्ट्रैंड है, ये ओपन होंगे, ये। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और वाई शेप्ड जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी ये ओपनिंग होगी डीएनए की, वहीं पे रेप्लिकेशन जो होगा स्टार्ट होगा। तो अगर डीएनए बहुत ही लंबा है, बहुत ही लॉन्ग डीएनए और एग्जैक्टली होता भी है, तो इसलिए डीएनए पे जब भी रेप्लिकेशन डीएनए का होता है तो कई जगह पे डीएनए जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और फाइनली जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होते हैं वो पूरा कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो कैसे होता है ये सब, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क आपको समझ में आ गया कि जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेप्लिकेशन फॉर्क। अब कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस क्या होती है? डीएनए में 2 चेन होती हैं, आपको पता है कि जैसे अभी एग्जैक्टली अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 चेन्स हैं। एक चेन यहाँ पे अब आपको एक रुकिए, ब्लैंक जगह पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि एग्जैक्टली जो डीएनए पे चेन्स होती हैं, डीएनए को आपको पता है कि डीएनए हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ही न्यूली जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है। जैसे ये डीएनए है, इसके बाइंडिंग है, इसकी पोलरिटी 3 to 5 है और दूसरे की पोलरिटी 5 to 3 है। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड्स पे जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो स्ट्रैंड, हमेशा हमने बताया था कि उसकी जो सिंथेसिस होगी वो 5 से 3 डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स जो ओल्ड स्ट्रैंड है जिधर उसका 3 प्राइम एंड है वहीं से ही 5 से 3 डायरेक्शन में ये सिंथेसिस स्टार्ट होगी। और इधर देखें तो इसमें 5 इसका 3 ऊपर है, तो उधर की तरफ से 5 से 3 डायरेक्शन में, मतलब 5 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा, ऐसे सिंथेसिस स्टार्ट होगी। अब ये डीएनए जो अनवाइंड हो रहा है, ये अनवाइंड तो एक ही डायरेक्शन में खुल रहा है, तो अगर इनकेस ये और खुल जाता है, मतलब एग्जैक्टली अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी ओपनिंग और ज़्यादा हो गई, ये ओपनिंग हो गई, ये और ओपन हो गया, और इसकी पोलरिटी आपको पता है कि ये 3 से 5 था और ये 3 से 5 था। अब एग्जैक्टली अभी आपने देखा इससे पहले कि जो सिंथेसिस होती है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होती है। तो आपकी इसकी सिंथेसिस जैसे आपने इस डायरेक्शन में देखा था, यहाँ पे इतनी सिंथेसिस हो चुकी थी 5 से 3 डायरेक्शन में, और जो ओपनिंग हुई है डीएनए के हेलिक्स की वो उसी डायरेक्शन में हुई है। तो ये आगे ही सीधे कॉन्टिन्यूटी होती चली जाएगी और ये चेन कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस करती चली जाएगी अलॉन्ग, जब तक कि पूरा डीएनए ऊपर तक ओपन नहीं हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट यहाँ इधर देखिए, यहाँ पे आपकी चेन पीछे से आगे की तरफ रन की थी, मतलब 5 से 3 रन की थी। अब क्या है, अब ये तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब जो ओपनिंग हुई है वो दूसरी तरफ हुई है, पीछे की तरफ हुई है। तो अब यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो फिर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ही बनेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है वो 5 से 3 होता है, फिर बैकवर्ड टू 5 से 3 ये न्यू स्ट्रैंड बनेगा। फिर क्या होगा, जब ये और ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रैंड जो होगा वो तो कॉन्टिन्यूस सिंथेसाइज होगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओपनिंग का है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ग्रो करता जा रहा है 5 से 3 उधर ही डीएनए स्ट्रैंड खुल रहा है। लेकिन जो उसके अपोजिट जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड हो रहा है, और ओपनिंग जो हो रही है डीएनए हेलिक्स की वो उसके पीछे की तरफ हो रही है। तो इसका मतलब बार बार उसको बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आना पड़ेगा। इस वजह से ये कई टुकड़ों में बनेगा, एक टुकड़ा या 2 टुकड़े। तो इस तरीके से जो फ्रैगमेंट्स में बनता है इसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जो एक जापानीज़ साइंटिस्ट के नेम पे हैं, रेजी ओकाजाकी। रेजी ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे, उनके बेस उन्होंने जो कि इस फिनोमेना को बताया था, तो उसी के नेम पे इसका नेम पड़ा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब देखो ये जो चेन बन रही है, जो आपकी लेफ्ट साइड की चेन है, इसको हम बना देते हैं एग्जैक्टली। ये चेन बन रही है न्यूली सिंथेसाइज चेन, ये जो बन रही है इसकी सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस हो रही है। लेकिन जो इसके अपोजिट साइड में बन रही है ये सिंथेसिस, जो चेन बन रही है ये बन रही है डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। तो एक तरफ कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है, एक तरफ डिसकॉन्टिन्यूस होती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, कॉन्टिन्यूस में लिखा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो एग्जैक्टली चेन को सिंथेसाइज करता है वो पॉलीमराइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड्स का 5 से 3 डायरेक्शन में। मतलब जो डायरेक्शन है 5 से 3 डायरेक्शन में, उसी में ही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अटैच होते चले जाते हैं। तो जो न्यू चेन है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ग्रो करती है, बनती है। तो जिस टेम्पलेट की, अब टेम्पलेट क्या है, जो ओल्ड डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट होते हैं। तो ये जो टेम्पलेट था आपने अभी देखा इसमें, यहाँ पे
ये जो टेम्पलेट था इसकी पोलरिटी थी 3 to 5, तो जिसकी पोलरिटी 3 to 5 होती है ये, इसके ऊपर 5 to 3 डायरेक्शन में जो होता है वो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है और वो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन जिस टेम्पलेट की पोलरिटी 5 से 3 होती है उसके ऊपर हमेशा उल्टी तरफ से ये जो होता है डीएनए सिंथेसाइज होता है और वो उस पर सिंथेसिस हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा, कि बता दे रहे हैं, इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, दैट मीन्स कि जो डीएनए की यहाँ पे सिंथेसिस, ये जो टेम्पलेट अगर 5 से 3 डायरेक्शन में है तो उस पर हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी, क्योंकि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगी। और जिसकी स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 to 5 है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी। तो जो 3 to 5 के ऊपर होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और जो 5 से 3 डायरेक्शन पे जो होता है ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, और लीडिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन से एंजाइम्स इसके लिए रोल प्ले करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये आपके सामने एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये ओपन है स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा ये जो स्ट्रैंड है पेरेंट स्ट्रैंड, ये 3 to 5 इधर से है और ये इधर 5 से 3 है, लेकिन जब जिधर से ओपनिंग हो रही है वो इधर साइड में है, तो हम लोग इस साइड से बात करेंगे। इधर से ये जो स्ट्रैंड है ये 5 से 3 डायरेक्शन में है, मतलब नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में है, जबकि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इसकी पोलरिटी हमेशा 3 से 5 है। पेरेंट स्ट्रैंड की बात करें, दोनों डीएनए स्ट्रैंड की, पेरेंट स्ट्रैंड की। अब हमने अभी देखा था कि जो 3 to 5 है इसके ऊपर जो सिंथेसिस होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी, और जो 5 से 3 है उसके ऊपर सिंथेसिस होगी वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एंजाइम्स दिख रहे हैं, कौन कौन से। एक आपको दिख रहा है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, ये डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, ये डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करता है, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन बनाने का काम इसका होता है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करता है, जिससे दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड थे वो अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एसएसबी क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये क्या करती हैं, जो स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं उनके पे ये प्रोटीन अटैच हो जाती हैं और उनको ओपन बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो एसएसबी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये दोनों स्ट्रैंड पे अटैच होती हैं और इसको ओपन बना के रखती हैं। अब जो एंजाइम एग्जैक्टली इनके ऊपर न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। इसको आप डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो, बात एक ही है। अब हमें पता है जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, हमने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ाया था तो हमने बताया था डीएनए जैसे PSA ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, PSG ये साइटिनिन वाला साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। इस तरीके से 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जैसे PSG एंड PST ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, PSA PSC PSG PST, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड जो बन रहा है, जो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस पे हो रही है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, अटैच हो जाता है। अटैच होकर क्या करता है, जैसा पेरेंट स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस होता है ATTGGCCCC जो भी सीक्वेंस होता है उसके सामने उसके जो अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे मान लो इसका सीक्वेंस है ATTCCGCCG TA, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड होगा, मतलब अगर हम इसके बात करें, एक मिनट इसको, हाँ, अगर हम इसके अपोजिट की बात करते हैं कि जैसे A के सामने यहाँ पे T न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, T के सामने A वाला आ जाएगा, T के सामने A वाला आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये आगे की तरफ रन करता चला जाता है, क्योंकि डीएनए 5 से 3 एंड में इसको डायरेक्शन में इसको सिंथेसाइज करना है, और इस जो ये स्ट्रैंड डीएनए का है इसमें हमें ये इसकी ऑलरेडी जो पोलरिटी टेम्पलेट की है वो 3 to 5 है, इस डायरेक्शन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलें, और जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो भी 5 to 3 जो है वो राइट टू लेफ्ट ही होगा। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये आगे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा और ये स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। तो दैट मीन्स इसकी पोलरिटी 5 से 3 है, ये न्यू जो है इसके ऊपर बनता चला जा रहा है। डीएनए जैसे जैसे अनवाइंड होता चला जाएगा, डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे इसको आगे ओपन करता चलेगा, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके ऊपर न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। लेकिन
अगर हम इसके अपोजिट सेंस की बात करें, जो अपोजिट इसके है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोलरिटी है वो 5 से 3 है, पेरेंट स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं हम, 5 से 3 है। और जो सिंथेसिस होनी है, अब इसके ऊपर जब डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा तो वो हमेशा 5 से 3 में करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर टेम्पलेट का 3 ऊपर है तो ऊपर से सिंथेसाइज करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा और ये इस फ्रैगमेंट को सिंथेसाइज करेगा। फिर डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच होगा, फिर इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, इस फ्रैगमेंट को। फिर जैसे जैसे पीछे ओपन होता चला जाएगा वैसे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बनेगा और फिर ये आगे से करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे फ्रैगमेंट्स के जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रैगमेंट्स कहाँ मिल रहे हैं? ये जो लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रैगमेंट्स हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड का फ्रैगमेंट 1 है, ये फ्रैगमेंट 2 है, ये फ्रैगमेंट 3 है, और जैसे जैसे ये ओपन होता चला जाएगा डीएनए तो वैसे फ्रैगमेंट 4 बन जाएगा, फिर उसका फ्रैगमेंट 5 बन जाएगा। तो अब क्या होता है कि इन फ्रैगमेंट्स के बीच में आरएनए प्राइमर अटैच होता है। ये आरएनए प्राइमर वो लोकेशन होती है जहाँ पे बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और इस पोजीशन पे जहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको सील कर देगा, उनको बीच से अटैच कर देगा। ऐसे ये भी अटैच हो जाएगा, ये भी अटैच, और डीएनए लाइगेज का काम होगा बीच बीच में इन सारे जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं जो लीडिंग स्ट्रैंड में बन रहे हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं उनको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। लीडिंग स्ट्रैंड में कोई फ्रैगमेंट नहीं बनता, ये कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है क्योंकि इसकी सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डीएनए के ओपन होने की है। तो डीएनए ओपन होता चला जाएगा और ये सिंथेसिस होती चली जाएगी। लेकिन जबकि इसके अपोजिट क्या है कि डीएनए स्ट्रैंड लेफ्ट साइड पे हो रहा है बट सिंथेसिस की राइट की तरफ हो रही है, तो हमेशा ये राइट की तरफ एक स्ट्रैंड बनेगा, फिर जब ओपन हो जाएगा तो और बनेगा, फिर जब ओपन हो जाएगा तो और बनेगा। तो जितनी बार डीएनए स्ट्रैंड ओपन होता चला जाएगा हमेशा ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जो होगा वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा। तो इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और चूंकि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उस, अब ये रीज़न, ये इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने का कारण ही यही है क्योंकि जो पेरेंट डीएनए होता है उसमें भी जो पोलरिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो इसी को हम बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा डीएनए के जो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है वो ओल्ड स्ट्रैंड होंगे और उनको हम टेम्पलेट बोलेंगे। तो जिस टेम्पलेट की पोलरिटी 3 to 5 है उस पर हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी। जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी 5 से 3 है उस पर हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी और जो स्ट्रैंड बनेंगे वो लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे। और लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब है कि उसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होंगे जिन्हें बाद में अटैच कर दिया जाएगा। क्योंकि इन सब के पीछे एक मेन बेस है कि जो भी न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी उसका डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। अब फाइनली जब ये एंड हो जाता, जैसे जो अभी हम देख रहे हैं ये स्ट्रैंड इधर पूरा बन जाता और ये टुकड़ों टुकड़ों में इधर बन जाता, तो अल्टीमेटली बाद में हमें ये एक डीएनए ऊपर की तरफ मिल जाता और एक डीएनए पूरा कंप्लीट नीचे की तरफ मिल जाता। तो इस तरीके से जो एक डीएनए था उससे 2 डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिल जाते। तो इसे बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इसको थोड़ा सा वैसे थोड़ा कंजुगेटेड टाइप में ये यहाँ पे ज़्यादा था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे इस तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड है। अब डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड की ओपनिंग हुई, ये डीएनए के स्ट्रैंड की ओपनिंग हुई, इसकी पोलरिटी जो है वो 3 से 5 है और जो इसकी अपोजिट पेरेंट स्ट्रैंड की पोलरिटी है वो इधर 3 से 5 है। लेकिन ओपनिंग हमेशा नीचे की तरफ से हुई है, तो इस पे जो न्यू डीएनए जो स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में, देखिए जो लेफ्ट साइड में है उसका टेम्पलेट की पोलरिटी 3 to 5 है, तो जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है इसके ऊपर ये जो बनेगा, ये इसको एक बार फिर से हम रफ करके आपको फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं कलर। देखिए यहाँ पे जिसके ऊपर न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी वो ऐसे 5 से 3 होगी और जिसके अपोजिट स्ट्रैंड में
उसमें चूंकि 5 नीचे है तो वो इस डायरेक्शन में सिंथेसिस 5 से 3 होगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो डीएनए स्ट्रैंड है जो है और ओपन हो जाएंगे पैरेंट डीएनए। अगर कुछ समय बाद पिक्चर इस तरीके से आ गई, इस तरीके से जैसे ही ओपन होगा, अब क्या होगा, अब जैसा हम लोग ने अभी बात की थी कि जो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रैंड है वो तो इसी डायरेक्शन बन रहा है जिस तरफ ये ओपनिंग हो रही है, तो वो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती चली जाएगी। और दूसरी तरफ जो था वो इतना बन चुका था, अब और ओपन हो गया, तो फिर से बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आगे की तरफ सिंथेसिस होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जो पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए ओपन हो जाएगा और ये डीएनए 2 स्ट्रैंड में पूरे पूरे हो गए। अब आपने देखा होगा कि इस इधर वाला जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर जो सिंथेसिस हो रही है, इसकी सिंथेसिस तो कॉन्टिन्यूस हो रही है, लेकिन इसकी सिंथेसिस जो हो रही है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में। बाद में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए लाइगेज इन सब बीच के जो गैप्स हैं इनको फिल कर देगा, जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स के। और इस तरीके से एक डीएनए से, जो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो था, इस डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, 2 डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जो इनमें जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है वो हमेशा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं अगर वो कंप्लीमेंट्री, तो वो आपस में भी कंप्लीमेंट्री होंगे। अभी ये बात हम आपको दूसरे तरीके से क्लियर कर देते हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक ये है और आप इसको देखेंगे तो आपको ये पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे सपोज हमने बनाया, जैसे ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है, जैसे इधर 1 है और इधर ए है, इधर 2 है, इधर बी है, इधर सी है, सॉरी इधर 3 है, इधर सी है, इधर 4 है, इधर डी है। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। आपको पता है कि 1 का कम्प्लीमेंट्री ए है और ए का कम्प्लीमेंट्री 1 है, 2 का कम्प्लीमेंट्री बी है और बी का कम्प्लीमेंट्री 2 है। ठीक, दो तरीके से हम आपको बता देते हैं। अब दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। अब इस पे बना 1 2 3 4, इस पे है ए बी सी डी। अब जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी, आपको पता है कि जो यहाँ पे बनेगी 4 के आगे क्या होगा, 4 का कम्प्लीमेंट्री डी सी बी ए, ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गई। और इसके अपोजिट जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी वो होगी 1 2 3 4, क्योंकि वो उसके अपोजिट है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको पेरेंट स्ट्रैंड, यहाँ पे ये थे, ये पेरेंट स्ट्रैंड थे। अब यहाँ पे न्यू, ये पेरेंट स्ट्रैंड जो है इसके कंप्लीमेंट्री ये पेरेंट स्ट्रैंड है। वैसे ही जो न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसिस हुए हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक, तो दैट मीन्स कि ये जो हुए ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये अपने पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के जैसे हैं, डुप्लीकेट हैं। तो इस तरीके से सिंथेसिस होती है, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट्रिटी के बेस पे होती है। अगर हम इसको एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के बेसिस पे भी आपसे बात करते तो भी कम्प्लीमेंटरिटी वही होती। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी पूरी तरीके से। अगर इन केस कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछेगा, तो हम आपको एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के उस पे भी कम्प्लीमेंटरिटी पे भी बता देंगे क्या, बता देते हैं। देखिए बहुत ईजी है। जैसे ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, छोटा सा स्ट्रैंड है, ये एडेनिन है एटी, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ये सीक्वेंस है। अब दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, पेरेंट स्ट्रैंड।
ठीक है, ये स्ट्रैंड था आपका AGGTC। इसके सामने अपोजिट स्ट्रैंड क्या था, TCCAG। ठीक, अब इनके ऊपर जो न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा वो ऑन द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, अगर ये इधर से सिंथेसिस होती है तो भी G के सामने C और ये T। इसके ऊपर अगर टुकड़ों में भी सिंथेसिस होगी तो भी सिंथेसिस वैसी ही होगी, G के सामने C, T, G और A। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पेरेंट डीएनए है और ये जो उसके बनने वाले दोनों डीएनए हैं, ये तीनों डीएनए क्या हैं, एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, क्योंकि जो इसका सीक्वेंस है पेरेंट डीएनए का वही सीक्वेंस इनके बनने वाले स्ट्रैंड्स का भी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी फॉलो करके अगर डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड पे दो स्ट्रैंड अगर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं तो वो बिल्कुल डुप्लीकेट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो डीएनए बने और दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट का है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है। जो रेड स्ट्रैंड है वो पेरेंट का है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है। दैट मीन्स ये जो स्कीम ऑफ रिप्लिकेशन है, ये स्कीम ऑफ रिप्लिकेशन कौन सी है, ये स्कीम ऑफ रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल। आगे थिंक आपको अब डीएनए रिप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, और इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। और इनकेस जो अगर आपने पिछले वीडियोस ना देखे हो तो वो सारे वीडियोस देखिए, जिससे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और उसमें जो भी उसका रिप्लिकेशन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।